अब हम बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल के गुणों की। तो नाइट्रिक अम्ल दिखता कैसा है? प्रयोगशाला में आपने देखा होगा इसका कोई रंग नहीं होता है, यह रंगहीन होता है, यह द्रव होता है। इसका हिमांक, वैसे मैं आपको बता दूं, हिमांक आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे हिमांक नहीं पूछेगा। जानकारी के लिए बता देता हूँ, इसका क्वथनांक 355.6 केल्विन होता है। हिमांक जमने का ताप है और क्वथनांक उबलने का ताप है। इसकी संरचना को समझते हैं। नाइट्रिक अम्ल की संरचना का नाम क्या है, मतलब संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना समतलीय होती है। इसकी संरचना को समझने से पहले आपको कुछ बातें याद होना चाहिए। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? सामान्य संयोजकता 3 होती है। और नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4 होती है। अधिकतम नाइट्रोजन 4 बंध बना सकता है, 4 से अधिक नहीं बनाता। ऑक्सीजन की सामान्य संयोजकता 2 होती है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। नाइट्रोजन की प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु हमें प्रथम कक्षा की आवश्यकता नहीं है। जब कोई परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ रासायनिक बंध बनाता है तो बंध निर्माण में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। यहाँ पर दूसरा कोश बाह्यतम कोश है, जिसे हम संयोजकता कोश भी कहते हैं। तो एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी कक्षक 3 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर पी उपकोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 होता है। तो पी उपकोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बाह्यतम कोश में 2 + 3 कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 5 इसके पास होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन की इसे आवश्यकता होती है। 1 2 3, तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन इन तीनों इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करते हैं। यहाँ पर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिना जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर सकता है। ये दोनों भी साझा कर सकते हैं। साझे से बने बंध सहसंयोजक बंध होते हैं। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन 3 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता सहसंयोजकता कितनी होती है? 3। और ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है। युग्मित इलेक्ट्रॉन साझे में भाग नहीं लेते, परंतु कुछ अणुओं में नाइट्रोजन अपना चौथा बंध बनाने के लिए इन इलेक्ट्रॉन का उपयोग करता है। नाइट्रोजन अपने इस इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करता है और दान से बना बंध उपसहसंयोजक बंध होता है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन से एक उपसहसंयोजक बंध बनता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन 1 और 3 4 बंध बना सकता है। यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ देते हैं। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है
नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का साझा इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ करता है। इसी तरह ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ साझा करते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन 3 सहसंयोजक बंध बनाता है। अब मान लो इस नाइट्रोजन के समीप H+ आयन आता है। H+ आयन कहाँ से आता है? अम्ल से। तो H+ आयन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, जिसे हम एकाकी युग्म कहते हैं। तो नाइट्रोजन इस जोड़े को इस H+ आयन को देता है। तो यहाँ पर बनता है एक उपसहसंयोजक बंध और इस तरह से नाइट्रोजन के कुल बंधों की संख्या 4 हो जाती है। 3 सहसंयोजक बंध होते हैं और एक उपसहसंयोजक बंध होता है। इसको हम लिखते कैसे हैं? एक नाइट्रोजन, उसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और इस पूरे अणु पर एक धन आवेश होता है। ये मतलब इसका कुल आवेश प्लस होता है, जिसे यहाँ पर लिख देते हैं। यह धन आवेश इस तरह से लिख देते हैं। इसे हम अमोनियम आयन बोलते हैं। इसका नाम है अमोनियम आयन। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, परंतु इसी को बेसिक कहा जाता है और जिसको बेसिक नॉलेज होती है उसे रासायनिक अभिक्रियाएं समझ में आ जाती है, संरचनाएं समझ में आ जाती है। तो आप कोशिश करो कि आप अपना बेसिक नॉलेज बढ़ाओ। अब हम देखते हैं नाइट्रिक अम्ल की संरचना को कैसे बनाते हैं। तो HNO3 एक नाइट्रोजन होता है और इसके आसपास हमें 3 ऑक्सीजन परमाणुओं को बनाना है और इस हाइड्रोजन को आप चाहे तो यहाँ बना सकते हो या यहाँ बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, तो ये ऐसा करते हैं, इधर बना देते हैं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है और जब बंध निर्माण करते हैं तो बाह्यतम परमाणुओं से प्रारंभ करते हैं। इन तीनों में से किसी भी ऑक्सीजन का हम उपयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो इस ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते हो। हाइड्रोजन अपना द्विक पूर्ण करता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s1। इस कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हाइड्रोजन को केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है? 2। तो इसे हम बोलते हैं द्विक। सभी परमाणु अष्टक पूरा करते हैं, परंतु हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पहले से होता है, तो इसे 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो हाइड्रोजन रासायनिक बंध कैसे बनते हैं? आपको बंध निर्माण आना चाहिए और यदि आप बंध बनाना नहीं जानते तो फिर केमिस्ट्री पढ़ना बेकार है। परमाणु को जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन साझे में देता है। साझे में भाग लेने वाले सभी परमाणु समान संख्या में इलेक्ट्रॉन साझे में देते हैं। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन साझे में देता है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। चूँकि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो ऑक्सीजन भी साझे में 1 ही इलेक्ट्रॉन देता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन के पास साझा करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, परंतु ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7।
इसे एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को देती है, तो नाइट्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है, मतलब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो अब आप देख सकते हो ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ऑक्सीजन साझे में 2 इलेक्ट्रॉन देती है, नाइट्रोजन भी साझे में 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो जाता है और नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा हो जाता है। आप गिन सकते हो नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसे हम लिखते कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर 2 जोड़े होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के एक जोड़े को एक रेखा से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा है, तो यहाँ पर एक रेखा बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा। नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते, और इस ऑक्सीजन को हम नाइट्रोजन के साथ जोड़ना चाहते हैं। ये तीनों सहसंयोजक बंध है। इस ऑक्सीजन को नाइट्रोजन के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ चौथा बंध बनाता है, तो वह बंध क्या होगा? उपसहसंयोजक बंध। तो ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म इस ऑक्सीजन को देता है, तो यहाँ पर बन जाता है एक उपसहसंयोजक बंध। प्रारंभ में उपसहसंयोजक बंध को इस तरह से तीर बनाकर प्रदर्शित किया जाता था, परंतु अब वर्तमान में इस उपसहसंयोजक बंध को सीधी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। सहसंयोजक बंध की तरह उपसहसंयोजक बंध को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर यदि आप तीर नहीं बनाते तो आप इस तरह से सीधी रेखा बना सकते हो। चूँकि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन को देता है, तो इस पर धन आवेश आ जाता है और ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ जाता है। यह नाइट्रिक अम्ल की सामान्य लुईस संरचना है, परंतु आपको पता होगा कि एकाकी युग्म और आबंध युग्म का मतलब है बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इसे हम आबंध युग्म बोलते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन युग्म आवेशित होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पर समान आवेश होता है, तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। एकाकी युग्म, आबंध युग्म, इनके बीच प्रतिकर्षण होता है। एकाकी युग्म, इनके बीच प्रतिकर्षण होता है। आबंध युग्म, इनके बीच प्रतिकर्षण होता है, और इस प्रतिकर्षण के कारण ये बंध मुड़ जाते हैं और इस तरह की आकृति बनती है। इस संरचना में अनुनाद होता है। अनुनाद में पाई बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म भाग लेते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, तो इनमें से एक सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध होता है। पाई बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर छलांग लगाते हैं, तो आप इस डबल बॉन्ड को नीचे और सिंगल बॉन्ड को ऊपर बना सकते हो, तो इसकी एक और संरचना बनती है। इस सिंगल बॉन्ड को ऊपर बना देते हैं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन युग्म जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ एक और बंध बनता है, तो सिंगल डबल हो जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल हो जाता है। या आप इसे पलट कर बना सकते हो, ये सिंगल वाला ऊपर बना देते हैं
और डबल बॉन्ड को हम नीचे प्रदर्शित कर देते हैं और बाकी संरचना को जैसा बना होता है वैसा बना देते हैं। तो ये दोनों नाइट्रिक अम्ल की अनुनादी संरचना है। इन अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के गुण आ जाते हैं, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल में और सिंगल डबल में बदल जाता है। तो ये दोनों बंध एक समान हो जाते हैं। इन दोनों बंधों की लंबाई एक समान होती है क्योंकि इन दोनों में अनुनाद होता है। तो अब हम सिंपल संरचना वाला चित्र बना देते हैं। तो इसकी संरचना को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के गुण और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के गुण आ जाते हैं। तो हम ये दोनों बंध एक समान हो जाते हैं। तो हम इनको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों बंधों की लंबाई समान होती है, 121 पिकोमीटर होती है। पिकोमीटर, एक पिकोमीटर का मतलब क्या होता है? एक पिकोमीटर का मतलब 10⁻⁻12 मीटर होता है। दोनों के बीच का कोण 130 डिग्री होता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इस बंध की लंबाई 140.6 पिकोमीटर होती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यह बंध कोण 102 डिग्री होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस बंध की लंबाई 96 पिकोमीटर होती है। और ये सभी बंध 1 2 3 4 ये सभी बंध इस कागज़ के तल में होते हैं, मतलब एक समान तल में होते हैं। तल से ना तो ऊपर होते हैं और ना ही इस तल से नीचे होते हैं। सभी बंध एक तल में आ जाते हैं, एक प्लेन सतह में आ जाते हैं। तो इसी कारण इस संरचना को समतलीय संरचना कहते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल का अगला गुण देखते हैं। अगला गुण, नाइट्रिक अम्ल को जल में मिलाकर विलयन बनाते हैं। तो विलयन प्रबल अम्लीय होता है क्योंकि नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल किसे कहा जाता है? वे सभी अम्ल जिनको जल में मिलाने पर 100% आयनों में टूट जाते हैं। 100% आयनों में टूट जाते हैं। HNO3 को जल में मिलाते हैं तो यह 100% H+ आयन और NO3- आयन में टूट जाता है। इसे हम नाइट्रेट आयन कहते हैं और इसे हम हाइड्रोजन का धन आयन बोलते हैं। जब अम्ल 100% आयनों में टूटेगा तो अधिक से अधिक H+ आयन प्राप्त होंगे और वे सभी अम्ल जो जल में अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं उनको हम प्रबल अम्ल बोलते हैं। परंतु यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि H+ आयन हम लिखते ज़रूर हैं, लेकिन जल के अंदर H+ आयन H+ आयनों के रूप में नहीं पाए जाते। H+ आयन जल के अंदर इस रूप में नहीं पाए जाते। ये जल के साथ जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं? तो आप देख सकते हो जल के अणु में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं और ऑक्सीजन पर 2 एकाकी युग्म होते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म इस H+ आयन को डोनेट करती है, दान करती है। तो यहाँ पर उपसंयोजक बंध बनता है। तो इन दोनों के जुड़ने से क्या बनेगा? 1 2 3 हाइड्रोजन की संख्या 3 हो जाती है। ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है और इस पूरे समूह पर कुल कितना आवेश होगा? केवल एक धन आवेश होगा, जिसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। और इस ऑक्सीजन के पास अब केवल कितना इलेक्ट्रॉन युग्म होगा? 1।
क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन युग्म H+ आयन को देती है, तो इसके पास केवल कितना इलेक्ट्रॉन युग्म शेष रह जाता है, एक। तो उस एक इलेक्ट्रॉन युग्म को यहाँ पर हम प्रदर्शित करते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल को जल में मिलाते हैं। नाइट्रिक अम्ल H+ आयन देता है, परंतु H+ आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। H+ आयन जल के अणु के साथ जुड़कर H3O+ आयन बनाते हैं। H+ आयन इस H3O+ आयन के रूप में जल में पाए जाते हैं और इस आयन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो नाइट्रिक अम्ल को जल में मिलाने पर हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, इसकी रासायनिक समीकरण को इस तरह से लिखते हैं। नाइट्रिक अम्ल जल, ऑक्सीजन पर 2 एकाकी युग्म, यह नाइट्रिक अम्ल H+ आयन देगा। H+ आयन जल के अणु के साथ जुड़ जाता है और यहाँ पर क्या रह जाता है, नाइट्रेट, और यहाँ पर क्या बन जाता है, H3O+। तो नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलयन प्रबल अम्लीय होता है। तो चलिए अगला गुण देखते हैं। सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होता है, तो इस बात को याद रखना। नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण कर देते हैं, उनको हम ऑक्सीकारक कहते हैं। सांद्र नाइट्रिक अम्ल सोना और प्लेटिनम धातु को छोड़कर, इन धातुओं को छोड़कर अधिकतर धातुओं का ऑक्सीकरण कर देता है।